सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए एक स्टॉक का जिसका नाम है यूएफओ मूवीज इंडियाज लिमिटेड। और मैं इन डेप्थ एनालिसिस में इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करूंगा, टेक्निकल एनालिसिस भी करूंगा और इसका कंपनी का ओवरव्यू भी करूंगा। जो यूएफओ मूवीज इंडियाज लिमिटेड है, ये कंपनी क्या करती है, सिनेमा डिजिटलाइजेशन में काम करती है। और जो टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है सिनेमास के अंदर, वो यही कंपनी लेकर आई थी। तो इस दोनों को हम एनालाइज करेंगे, इस कंपनी को ओवरव्यू करेंगे, इसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये अपने एक व्यूअर्स की डिमांड पर बना रहा हूं, उसकी रिक्वेस्ट पर बना रहा हूं। तो ये सारी जो वीडियो है उसी के लिए डेडिकेटेड है। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहां पर हूं एक कंपनी जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। उस कंपनी का नाम है यूएफओ मूवीज इंडिया। इसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूं। एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि इसमें इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके बताओ सर। तो मैं अब उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूं और साथ साथ इसका एक टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। तो देख लेते हैं स्टॉक्स को। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है 2004 में। उसके बाद में कंपनी का जो काम है, प्रोवाइडिंग डिजिटल सिनेमा सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम है। UIML वाज द फर्स्ट कंपनी टू इनेबल, जिसने डिजिटलाइजेशन और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को इंडिया में लेकर आई थी। और इट इज द डिजिटल सिनेमा टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड कराती है, अ फिल्म एग्जीबिशन इन इंडिया। तो ये तो इसका बिजनेस है। दूसरा, अब हम चलते लेते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो सबसे पहले मार्केट कैप को अगर देखें तो देखो दोस्त, मार्केट कैप के अंदर क्या है, 272 करोड़ क्या मार्केट कैप है। इसका मतलब ये बहुत ही छोटी कंपनी है। और इस तरह की कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की होता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा रिस्की होता है। बिकॉज मार्केट कैप कम होने की वजह से इसको ऑपरेटर्स इसमें अपना गेम खेल सकते हैं। इसके अंदर रिटेलर्स वगैरह बहुत जल्दी फंस जाते हैं इस तरह के स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से, आपने इस स्टॉक को एनालाइज कराने के लिए कहा था, जो अदर्स व्यूअर्स हैं उनके ऊपर भी मैसेज जाए कि इस तरह की कंपनी को किस तरह से एनालाइज करते हैं। तो मार्केट कैप बहुत छोटा है, बहुत छोटी कंपनी है। इसके अंदर जो है ऑपरेटर्स की एंट्री हो सकती है और इसमें पंप डम वाली चीजें भी पॉसिबल हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप छोटा है। और इसमें वॉलेटिलिटी बहुत हाई होगी इस स्टॉक्स के अंदर, बिकॉज ये एक माइक्रो लेवल की कंपनी है, छोटी है, छोटी से भी बहुत छोटी है। जो छोटी कंपनियां होती हैं 5000 करोड़ तक होती हैं, लेकिन ये 272 करोड़ की है केवल। दूसरा चलते हैं इसके स्टॉक के पी पर। स्टॉक का पी जो है वो, स्टॉक का पी 17 है और इसको कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री के पी से। देखो, अगर हम इसको इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि जो स्टॉक का पी है वो 17 है और जो इंडस्ट्री का पी है वो 11 है। यानी कि इंडस्ट्री ही ग्रो नहीं कर रही है तो स्टॉक कैसे ज्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें कोई पॉसिबिलिटी देखने को मिल नहीं रही है। ठीक है जी, क्योंकि इंडस्ट्री ही ग्रो नहीं कर रही है। 11 के पीई पर तो इंडस्ट्री है, तो स्टॉक अच्छा है, लेकिन स्टॉक के अंदर क्या है, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही। तो जहां इंडस्ट्री ग्रो ना करे वहां रुकने का कोई फायदा लगता नहीं है मुझे। एक ROCE है वो 10 का है, वो हम येलो से दिखा सकते हैं, थोड़ा ठीक है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है बट थोड़ा थोड़ा ठीक है। ROE है वो 6, बहुत ही कम होता है ROE, बहुत कम होता है। यानी कि जो कंपनी है वो इन्वेस्टर के पैसे पर पैसा नहीं कमा रही, और जब कंपनी ही पैसा नहीं कराएगी बॉस, तो वो आपको क्या देगी, आपको कैसे, मतलब उसका शेयर कैसे बढ़ेगा, आपका पैसा कैसे बनेगा। फिर नेक्स्ट चीज आ जाते हैं इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग पे।
प्रमोटर्स होल्डिंग 22.4 है, और आप ये देखो इसकी प्लज परसेंटेज कितनी है, 26.2। यानी कि जो प्रमोटर है उसने अपने सारे शेयर गिरवी रखे हुए हैं। अरे दोस्त, अगर आप थोड़ा सा भी कर्जा ले लेते हो तो मतलब फेस का कलर चेंज हो जाता है, आपके मुंह पे 12 बज जाते हैं। ये तो कंपनी है, इसने तो सारा कुछ अपना गिरवी रखा हुआ है। पता नहीं लोग इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टिंग के लिए किस तरह से तैयार हो जा रहे हैं। सो सबसे पहली चीज दोस्त यही है इसके अंदर कि इसकी जो प्लस परसेंटेज है वो भी बहुत हाई है और प्रमोटर्स भी बहुत कम है। जितना भी प्रमोटर्स के पास में शेयर होल्डिंग है सब उन्होंने गिरवी रखा हुआ है। यानी जितना, जैसे एक आम आदमी होता है उसके पास एक मकान है, वो मकान अगर गिरवी हो तो आप समझ सकते हो उसकी स्थिति क्या होती है। वो ही इस कंपनी की स्थिति है। फिर आगे चलते हैं। ये चीज इसमें थोड़ी सी पॉजिटिव है कि इसका डेट इक्विटी रेशो 0.28 है, वो थोड़ा सा ठीक है जो मुझे लगा। फिर इसका पैग रेशो बहुत गलत है, पैग रेशो माइनस में है दोस्त। यानी कि इसमें पोटेंशियलिटी है ही नहीं, सॉलिडिटी है ही नहीं स्टॉक के अंदर कुछ भी। तो ये सारी चीजें इसमें रेड रेड आप देख सकते हो कितने सारे हैं। एक ग्रीन मिला है इसमें, एक येलो मिला है, बाकी सारा स्टॉक एकदम से, मतलब मैं बता रहा हूं ना, पंप डंप वाली सिचुएशन बहुत आ सकती है इसमें मार्केट कैप की वजह से। फिर चलते हैं हम अपने अगले पैरामीटर की तरफ। अगले पैरामीटर में हम क्या देखते हैं, इसका पी मान लो हम कंपेयर करते हैं मीडियन पी के साथ में। अगर इसे मीडियन पी के साथ में कंपेयर करें तो स्टॉक का पी कितना चल रहा था, 47 का जो मीडियम पी है, और अब पी कितना चल रहा है, नहीं ये 47 पी था इसका 5 सालों में। 1 साल का देख लेते हैं, 1 साल में भी 47 का पी चल रहा था। ठीक है जी, 47 का पी और स्टॉक का पी कितना है, 17। यानी कि भाई ये कंपनी बढ़ ही नहीं रही है, इसमें कभी बढ़ रही है 5% बढ़ती है तो 20% नीचे चली जाती है। इस कंपनी के अंदर इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, तो आप कैसे कह सकते हो उस कंपनी के अंदर कुछ अच्छा है। फिर इसके चल लेते हैं, मान लो हम इसको 50 DMA जो मूविंग एवरेज होता है 50 दिन का, जैसे टेक्निकल एनालिसिस में काफी यूज होता है इसका, उसका वैसे हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी आगे करेंगे। तो इसमें देखो आप 50 DMA के जो ये लाइन है इसके नीचे चल रहा है प्राइस, ये प्राइस वाली लाइन है, और ये 50 DMA वाली लाइन है जो येलो से यहाँ पे दिखाया हुआ है, उसके नीचे चल रहा है। यानी कि इसमें मोमेंटम भी कुछ खास नहीं है स्टॉक में। फिर अगर 200 वाली की लाइन को देखें तो 200 वाली लाइन के भी नीचे चल रहा है स्टॉक, ये स्टॉक चल रहा है इसके नीचे। इसका मतलब इसमें मोमेंटम भी कोई खास लेवल पे नहीं है बॉस। फिर चलते हैं आगे। आगे अगर हम देखें इसका, तो इसका पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। ये पीयर कंपैरिजन पी का करेंगे जैसे। अब आप यूएफओ का देखो 17 है इसका, ये एज कंपेयर टू अदर कंपनीज तो काफी महंगी है, और फिर भी स्टॉक इतना कमाल नहीं कर रहा इसका। बढ़ जरूर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसमें कोई पॉसिबिलिटीज ऐसी देखी नहीं जा सकती। फिर आगे चलते हैं प्रॉफिट लॉस पर। अब ये देखो मेरे बॉस, इतनी बड़ी कंपनी है और कितने का प्रॉफिट कर रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ा नहीं है, -13 से 16 और फिर 16 करोड़ का प्रॉफिट है। और हमें इन शेयर्स के अंदर देखो, इस इंडस्ट्री के अंदर ये भी देखने की जरूरत है कि ये इंडस्ट्रीज ना सारी की सारी हॉल जो मूवी थिएटर थे उनसे रिलेटेड थी, लेकिन आजकल लोग वेब सीरीज की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पे इनको काफी झटका लगा है इस चीज से। ठीक है, अब हम इसका कैगर देख लेते हैं कि कितना पैसा बनाया इसने लॉन्ग टर्म में।
तो वो आप देख ही सकते हो। एक साल के अंदर कितना है, -53 माइनस में है दोस्त। आप कैसे इसमें सोच सकते हो यार, इसमें अंदर मुझे इस स्टॉक के अंदर जाना चाहिए। 3 इयर्स के अंदर -14, 5 इयर्स के अंदर -3, यानी स्टॉक तो कहीं पे भी बढ़ ही नहीं रहा है। स्टॉक के अंदर खाली पंपिंग डंपिंग चल रही है। इस वजह से लोग इसके अंदर, जो रिटेलर्स है हमारा भोला वाला, वो फंस रहा है। कुछ है ही नहीं इसके अंदर। कैश फ्लोज वो भी आप देख सकते हो, कुछ खास नहीं है। 3 -1 13 एकदम से बढ़ा दिया कैश फ्लो, है ना। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 22% तो जो है प्रमोटर के पास है, लेकिन 26% उसका गिरवी रखा हुआ है, यानी आधी से ज्यादा उसकी चीजें सारी की सारी गिरवी रख रखी हैं उसने। तो ऐसा कैसे हो पाएगा दोस्त, कैसे कंपनी बढ़ पाएगी। वैसे इसमें जो FIIs हैं वो 0.73% है, DIIs इसमें 24.26 है। DIIs थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन जिस दिन ये DIIs भी इसमें से निकल गए ना दोस्त, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा ये जो शेयर है। तो फंडामेंटल के हिसाब से मैं एक चीज ही कहना चाहूंगा दोस्त, ये थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक है। इस स्टॉक के अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे हैं, उनकी तरफ आप जा सकते हो, लेकिन इस स्टॉक में अपने पैसे को फंसाना, वो करना, क्योंकि फंडामेंटल के हिसाब से तो ये मुझे सही स्टॉक नहीं लगा। तो अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की ओर। अब टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे इसका कि ये टेक्निकल एनालिसिस में किस तरह का स्टॉक है, क्या इसका करंट प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है, या इसका जो EMA है या RSI है वो किस तरह से मूव करना चाहिए। तो उसके लिए चलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस पर। तो अब हम चलते हैं शेयर्स के टेक्निकल एनालिसिस पे। देखो यार, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे बड़ी चीज है कि उसमें जो प्राइस एक्शन देखना होता है। प्राइस एक्शन देखने के लिए हम क्या देखते हैं, उसमें ट्रेंड देखते हैं। तो अब हम इसका ट्रेंड देखते हैं। एक दिन में चलो पॉजिटिव है, आज ये कितना दिखा रहा है, चलो मान लो आज ये बहुत बढ़िया कि 6%, आप देख रहे होंगे कि 6% तक बढ़ गया, 5.5% तक बढ़ गया है। आप सोच रहे होंगे बहुत अच्छा स्टॉक है भाई, 5.5% एक दिन में, लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा देगा। लेकिन आप इसकी हिस्ट्री देखो, एक दिन में इतना दे रहा है, वीक में क्या है, माइनस कितना है, कितने की गिरावट है एक वीक के अंदर, 7.05 की, यानी कि एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, एक बियरिश ट्रेंड है। फिर अब अगर हम एक महीने में जाते हैं, फिर क्या होता है, 6% की, यानी कि अब क्या है, ये देखो इसमें क्या है, 6% नीचे है। महीने में 6% नीचे, वीक में कितना था, 7% नीचे। अब 3 महीने में देख ले तो 3 मंथ्स में कहां पहुंच गया स्टॉक, 31.46 दोस्त, फिर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। ठीक, 6 मंथ में देख लेते हैं, 6 मंथ में कितना हो गया, 49.24, यानी कि फिर स्टॉक एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। अब देख लेते हैं 1 मंथ का, उसमें भी 48% की गिरावट है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। 3 इयर्स का, उसमें भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। 5 इयर्स का, उसमें भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। ये देखो 14.23, इसमें भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। तो आप कैसे कह सकती हो कि ये एक अच्छी कंपनी है। आया समझ में। कभी कभी इसमें देखो पंप डंप सीरीज चल रही है, इसके वॉल्यूम देखो आप, यहां से वॉल्यूम देखो, ये रेड 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 हुआ, रेड 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 हुआ, एकदम से खरीदारी कर दी किसी ने, ये ऊपर गया, यानी कि पंप डंप चल रहा है इसमें। मतलब समझ में आ रहा है आपको। ये नीचे जो ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो चीजें, ये वॉल्यूम है। ये जो चीजें हैं ना सारी, इसको ग्रीन से कर लेते हैं 1 मिनट।
ये सारा वॉल्यूम है, ये जितना भी दिखाई दे रहा है। आप देखो एक बार 2 कैंडल बन जाती है, उसके बाद में फिर नीचे आ जाता है स्टॉक, फिर ऐसे ही चलने लगता है, फिर एक आधी इस खरीदारी हो जाती है, फिर नीचे आने लगता है। और अभी भी कोई खास वो चीज दिखाई दे नहीं रही है। आज भी देखो, अगर इसका वॉल्यूम वगैरह देखेंगे, ये देखो स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर खरीदारी हुई स्टॉक के अंदर, उसके बाद में फिर नीचे आ गया। ये देखो वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ में समझने की जरूरत है। इससे ये पता चल जाता है कि मोमेंटम रियल है या फेक है। अगर मोमेंटम लॉन्ग टर्म तक किसी तरह से चल रहा है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ा रहेगा लॉन्ग टर्म तक। अब ये इतना सारा वॉल्यूम था, उसके बाद में सीधा नीचे चला गया ये, यानी कि एक बार ऊपर चढ़ा, रिटेलर अंदर गए और फिर खत्म कर दिया सारा। फिर अगर हम करें और इसके RSI और उसकी बात, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की, तो सबसे पहले जो स्टॉक है वो लोअर लो बना रहा है। यहां लो बनाया, इससे नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर यहां गया, फिर इससे नीचे गया, फिर इससे नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर इससे नीचे गया, फिर इससे नीचे गया, फिर इससे नीचे गया, फिर यहां सबसे नीचे गया हुआ है, यानी लोअर लो बना रहा है। ट्रेंड वाइज डिक्लाइनिंग ट्रेंड है पूरी तरह से। अगर ये जब तक 78, ये मैं आपको इसके रेजिस्टेंस लेवल दिखा देता हूं। ये जो लेवल्स हैं, ये जो लेवल्स खींचे हुए हैं मैंने यहां पे, ये आप देख भी सकते हो, एक ये है और एक ये है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस एक 92 का है, एक इसमें 78 का रेजिस्टेंस है। जब तक ये इन दोनों रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेगा, 78 को तोड़ेगा तो 98 और 78 के बीच में घूमता रहेगा, और जब तक इसे नहीं तोड़ेगा तब तक ये आगे नहीं जा पाएगा। और सपोर्ट लेवल क्या है इसका? सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो 64 का इसका सपोर्ट लेवल है। ये देखो जरा, ये जो लेवल है ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये जो 64 का इसका सपोर्ट लेवल है। अगर जैसे ही ये 64 को तोड़ देगा, टूटता है अगर, तो फिर बहुत मुश्किल है दोस्त। अभी करंट प्राइस 69 चल रहा है, अगर ये 64 को तोड़ गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो और नीचे जाएगा ये स्टॉक। और इवन अगर इसके RSI की बात करें, ये RSI की लाइन होती है, ये ओवरसोल्ड और ओवर बॉट वाली सिचुएशन को दिखाता है। RSI कितना है इसका? ये है, आप ये देखो 43.46 है, यानी कि ओवर सोल्ड पोजीशन को दिखा रहा है, ओवर बॉट पोजीशन को नहीं दिखा रहा, यानी कि इसमें बहुत जोरदार तरीके से बिकवाली होगी, बिकवाली वाली पोजीशन चल रही है। तो इसलिए मैं इस स्टॉक को थोड़ा सा दूर रहने के लिए आपको कह रहा था। तो अब हमने स्टॉक्स का, जैसे आपको पता ही है कि इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल भी बता दिया, RSI का ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, ठीक है। बाकी इसका ट्रेंड मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें सभी जगह पे नेगेटिव चल रहा है, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो। और जो फंडामेंटल एनालिसिस था उसमें भी मैंने आपको बता ही दिया था कि इसका जो प्लज परसेंटेज है ना, ये प्लज परसेंटेज जो थी इसकी वो 26% है। इवन प्रमोटर्स की होल्डिंग भी 22% थी। तो सारा का सारा तो प्लज ही है इसमें। और दूसरा, मार्केट कैप बहुत छोटा है इस कंपनी का, तो इसके अंदर पंप डंप वाली सिचुएशन हो सकती है। तो यही हमारा कंक्लूजन था कि कुल मिलाकर फंडामेंटल एनालिसिस या अपना ये जो टेक्निकल एनालिसिस करके हमें यही कंक्लूजन मिला कि स्टॉक कुछ भी ज्यादा अच्छा नहीं है। स्टॉक्स में पंप डंप वाली सीरीज है, इसमें पंप डंप चल रहा है। इस स्टॉक के अंदर कभी भी किसी भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को या किसी को भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज ऑफ इसके जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं पे
सही नहीं दिखाई दे रहे। सो थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।